दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल से एक खबर बड़ी सुर्खियों में, और जिसको सुन करके जिसको देख करके सब यही सोच रहे हैं कि आखिर एक इंसान इस तरह हैवान कैसे बन सकता, इस तरह की हैवानियत वो अपने ही परिवार के साथ कैसे कर सकता है, अपने ही खून के साथ कैसे कर सकता है। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से एक घटना लगातार इंटरनेट पर हुआ है। चूरू जिला राजस्थान का, जिसका एक गांव है भेंसली। भेंसली में होता कुछ इस तरह से है कि एक परिवार खेतों में निवास करता है। उस परिवार में 7 सदस्य, जिसमें सबसे वृद्ध महिला जो है वो 82 साल की कस्तूरी देवी, और उसके बाद में उसका भरा पूरा परिवार है। और सबसे जो इस परिवार का मुखिया है, जो कमाने वाला है, उसका नाम है भूप सिंह पूनी, जो एक मेडिकल की दुकान संचालित करता है। उससे पहले उसने अपने जीवन के 2 साल कंपाउंडरी की थी राजगढ़ की एक हॉस्पिटल में, यानी कि मेडिकल लाइन का उसे पूरा नॉलेज था। होता इस तरह से है कि एक दिन अचानक से उस घर की वृद्ध महिला को खांसी जुकाम जैसा महसूस होता है, खांसी आती है, और उसके कुछ देर बाद, यानी उसको हॉस्पिटल भी नहीं ले जाया जाता है, बीच रास्ते में वो महिला दम तोड़ देती है। क्योंकि महिला वृद्ध थी तो किसी को शक नहीं हुआ कि हो सकता है ये ऐसे ही प्राकृतिक मौत हो। परिवार ने और गांव वालों ने और रिश्तेदारों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अब उस मौत को ठीक 13 दिन बीते होंगे, रिश्तेदार अपने अपने घर पहुंचे होंगे, अचानक से खबर आती है कि इसी परिवार का एक 4.5 साल का बच्चा, जिसका नाम गर्वित है, उसकी भी कुछ इस तरह से मौत हो गई। जब ये खबर गांव वालों ने सुनी, परिजनों ने सुनी, तो उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। सबकी संवेदनाएं उस परिवार के प्रति थी कि आखिर एक परिवार में अचानक से दूसरी मौत कैसे हो सकती है, आखिर क्या चल रहा है। जब सारी क्रियाक्रम पूरी होने के बाद में जैसे ही इस बच्चे की मौत को 13 दिन हो जाते हैं, अगले ही दिन इस घर का सबसे बड़ा बेटा मोंटू, उसकी भी कुछ इस तरह से मौत हो जाती है। जब रिश्तेदारों ने, गांव वालों ने, आसपास वालों ने इसके बारे में, मौत के बारे में सुना, सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई कि आखिर एक परिवार में लगातार इस प्रकार के हादसे क्यों हो रहे हैं, इस प्रकार की मौतें क्यों हो रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। सब लोग इसके पीछे के कारण को जानना चाहते थे कि आखिर अचानक से जो राजी खुशी, हंसी खुशी जो परिवार रह रहा था, अचानक से इस परिवार में ऐसे क्या दुख के दिन आ गए जो रोज मौत हो रही है। इन मौतों की वजह से इस परिवार के प्रति संवेदनाएं जो थी लोगों की बाहर आने लगी। संवेदना के प्रति लोग इस परिवार के पास आने लगे, दुख बांटने का प्रयास करने लगे। जब 3 हत्या परिवार में हो चुकी थी, ये मौत नहीं थी दोस्तों, ये हत्या थी, सुनियोजित तरीके से किया गया मर्डर था। और इन हत्याओं को ढकने के लिए, इन हत्याओं की पोल ना खुले, उसके लिए घर में इन 3 मौतों के बाद में अचानक से आग लगनी शुरू हो जाती है। यानी कि जब 3 मौतें एक ही तरह से हुई तो गांव में ये बात लगभग फैल चुकी थी कि ये सब तांत्रिक का किया धरा है, यह सब तंत्र विद्या से इस परिवार के सदस्यों को मारा जा रहा है, परिवार को परेशान किया जा रहा है। इस प्रकार की बातें वहां फैलने लग गई थी। और उसके बाद में अचानक से ये बात फैलने तो लग गई थी, गांव वालों की तरफ से ये बात फैलने लगी थी, और यही बात चाहता था भूप सिंह की इस तरह की बातें फैले, और उसको सुदृढ़ करने के लिए और मजबूत करने के लिए, तंत्र विद्या के शक को और मजबूत करने के लिए भूप सिंह घर में अलग अलग जगह आग लगाना शुरू कर देता है। अब दोस्तों भूप सिंह कौन है? भूप सिंह इस परिवार का वही सदस्य है जिसके पीछे, जिसकी कमाई के पीछे ये परिवार चल रहा था। और जिन 2 बच्चों की मौत हुई थी वो इसी भूप सिंह के बेटे थे। ये भूप सिंह सोडियम की मदद से घर के अलग अलग कोनों में अलग अलग कपड़ों पर आग लगाना शुरू कर देता है। वो इस बात का ध्यान रखता है कि कपड़े केवल परिवार के सदस्य के ही हो। सोडियम एक ऐसा पदार्थ है, उसको अगर आप पानी में भी डालेंगे तो आग लग जाएगी। उसके ये सोडियम छिड़कता, और सोडियम छिड़कने के कुछ देर बाद, वो थोड़ा टाइम लेता है, हवा के संपर्क में आने के बाद में उसकी क्रिया होती है और वो अचानक से आग लग जाती है। घर में आग लगने लग गई, पशु बाड़े में आग लगने लग गई, घर में जहां चारा स्टोर किया जाता है पशुओं के लिए, उस चारे में आग लगने लग गई। यहाँ तक कि खेतों में जो कपास के ढेर थे उसमें आग लगने लग गई। जब हर रोज कई बार आग लगने लग जाती है तो परिवार के और गांव के जो लोग हैं सब मिलकर के डिसाइड कर देते हैं कि आग की कोई सीमा नहीं होती है, आग कभी भी विकराल रूप धारण कर सकती है। इसलिए लगते ही इसको बुझाने का प्रयास गांव के लोगों ने अपने स्तर पर कर रखा था। टैंकर जगह जगह छोड़ रखे थे, जगह जगह
मोटर चालू कर रखी थी, यानी जैसे ही आग लगे उसे तुरंत बुझा दिया जाए। और इसके लिए 300-400 लोग रात को पहरा देते और 300-400 लोग ही दिन में पहरा देते। हर टाइम वहां 1000 लोगों का जमावड़ा रहता है एनी टाइम। पुलिस वहां आती है, ये सब चीज वहां जो स्थानीय थाना था उसको मालूम चलता है, तो वो थाना भी वहां आता है। लेकिन जब थाना वहां आता है तो भूप सिंह को एक बार की लगता है कि अगर पुलिस आ गई है और पुलिस ने अपने अंदाज से इस केस को हैंडल किया तो सारी जो पोल पट्टी है वो खुल करके लोगों के सामने आ जाएगी। इसलिए उन्होंने वहां बैठे हुए लोगों को भड़काया। उन्होंने कहा कि पुलिस इन चीजों को मानती नहीं है, हमारा परिवार इन चीजों की वजह से परेशान हो रहा है। अगर पुलिस बीच में इन्वॉल्व हो गई तो ये तंत्र विद्या का जो हम इलाज अलग अलग इन तांत्रिकों की वजह से करवा रहे हैं ये अधर में रह जाएगा, ये बीच में छूट जाएगा और उसकी वजह से हमारे जो बाकी घर के सदस्य हैं उन पर भी मौत का साया मंडराने लग जाएगा। इस प्रकार से गांव वालों को इसने बरगलाया, जिसकी वजह से गांव वालों ने पुलिस का विरोध किया, पुलिस पर पथराव किए, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। यहाँ तक कि 3 पुलिस वाले भी इस धक्का मुक्की में घायल तक हो गए। जब पुलिस के साथ में इस तरह का बर्ताव हुआ, पुलिस वापस चली जाती है। पुलिस वहां के जो तहसीलदार होते हैं उन्हें इंस्पेक्शन के लिए भेजती है कि साहब आप भी जाकर के रिपोर्ट बनाइए। तहसीलदार पटवारी वहां आते हैं, अपनी रिपोर्ट बनाते हैं और उस टाइम होता यह है कि जैसे ही तहसीलदार एक कमरे में जाते हैं अचानक से खूंटी पर टंगे हुए एक कपड़े में आग लग जाती है। तहसीलदार डर सा माहौल बनाते हुए वो वहां से चल देते हैं कि साहब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको जो करना है वो करो, प्रशासन की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तहसीलदार वहां से निकल करके अपने कार्यालय आते हैं, वहां से उच्च अधिकारियों को एक रिपोर्ट देते हैं कि साहब मैं इंस्पेक्शन के लिए गया था, मुझे वहां जो दिखा आग मेरे सामने भी लगी, आंखों के सामने नहीं लगी, लेकिन अचानक से मैं वहां पहुंचा तो पीछे जो कपड़ा टंगा था उसमें आग लग गई और ये कहीं न कहीं रासायनिक प्रक्रिया के तहत आग लगाई जा रही है। यह रिपोर्ट जब तहसीलदार उच्च अधिकारियों को देता है उसके बाद में पुलिस थोड़ी सतर्क हो जाती है, पुलिस अपने पर आती है और पूरे दल बल के साथ पुलिस इस घर पर डेरा डाल देती है। जैसे ही पुलिस दल बल के साथ इस घर पर डेरा डाल देती है तो जो लोग तमाशबीन बने इस पूरी घटनाक्रम को देख रहे थे वो सब वहां से निकल लेते हैं। पुलिस पूरी तरह से घर के चारों ओर से पहरा देने लग जाती है, घर को अपने कंट्रोल में ले लेती है, यहाँ तक कि पूरे खेत को कंट्रोल में ले लेती है। किसी बाहरी व्यक्ति का अंदर प्रवेश पुलिस वर्जित कर देती है। पुलिस अपने जवान जहां जहां से लोग आ सकते थे वहां वहां बिठा देती है और उसके बाद में जैसे ही पुलिस सख्त होती है उस घर में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होती है, आग लगना बिल्कुल बंद हो जाता है। और जब पुलिस का शक कहीं न कहीं यकीन में बदल रहा था, कहीं न कहीं पुलिस को बड़ा शक हो रहा था, तो पुलिस वहां के डीएम के पास जाती है। डीएम के पास जाकर के पुलिस सारी घटनाक्रम डीएम को समझाती है। डीएम को भी पहले मालूम था क्योंकि लगातार पिछले 1 महीने से रिपोर्टिंग हो रही थी। तो डीएम जिस गर्वित को दफनाया गया था कि हिंदू रीति रिवाज के अंदर अगर 5-6 साल के बच्चे की मौत हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार, उसका जला करके अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है बल्कि दफना करके अंतिम संस्कार किया जाता है। पुलिस उस गर्वित के शव का पोस्टमार्टम करने के लिए डीएम के पास अप्लाई करती है, डीएम उसे मंजूरी दे देता है। पुलिस दल बल के साथ गांव में आती है, गांव वालों को समझाती है कहीं गांव वाले ना भड़क जाए, इसलिए गांव के जो मौजूद लोग थे उनको समझाती है कि अगर आप इस घटनाक्रम का पर्दाफाश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, तो उसके लिए आपको पुलिस का साथ देना पड़ेगा। गांव वाले मान जाते हैं, गांव वाले पुलिस को अनुमति दे देते हैं और अब उस शव को बाहर निकाला जाता है, उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है। जो घर में जहां जहां आग लग रही थी वहां एफएसएल की टीम आती है, वो सैंपल एकत्रित करती है, जगह जगह से सैंपल उठाती है और जब ये दोनों की रिपोर्ट जब पुलिस के सामने आती है, यानी विसरा रिपोर्ट और एफएसएल की रिपोर्ट, तो पुलिस के भी कान पूरी तरह से खड़े हो जाते हैं और पुलिस का जो शक था वो पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है। यानी कि जो आग लग रही थी वो सोडियम की वजह से लगाई जा रही थी और जो मौत हुई थी वो एक इस प्रकार का यूनिक जहर था। ये ऐसा यूनिक जहर था जो मेडिकल लाइन के व्यक्ति को ही इसके बारे में जानकारी थी, आम आदमी के पहुंच से ये जहर बाहर था। जब पुलिस को ऐसा मालूम चला कि इसी परिवार का एक सदस्य पिछले कई सालों से मेडिकल लाइन में है, तो पुलिस का कहीं न कहीं शक परिवार के इर्द गिर्द ही घूमने लगा। पुलिस को शक पहले ही था क्योंकि पुलिस जो होती है वो अपने एंगल से जब जांच करती है तो वो हर व्यक्ति पर शक करती है। जब रिपोर्ट सामने आई, पुलिस ने जब रिपोर्ट आने के बाद भूप सिंह की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य उनको अलग अलग ले जा करके उनसे पूछताछ की तो काफी देर की पूछताछ के बाद भूप सिंह टूट जाता है। भूप सिंह अपना गुनाह जो है वो कबूल कर लेता है और ये
सब चीज पुलिस के जो वहां के कप्तान हैं जय यादव, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के सामने रखी। इसके पीछे का जो कारण भूप सिंह ने बताया है वो कारण भी अपने आप में अजीब है। भूप सिंह की शादी को 10 साल हुए हैं। 10 साल पहले भूप सिंह की शादी होती है, उसके अगले 2-2.5 साल में बड़े बेटे मोंटी का जन्म होता है। कुछ सालों का गैप होता है और फिर गर्वित का जन्म होता है। पिछले कुछ सालों से यानी कोविड के बाद से भूप सिंह को ये लगने लग गया था, ये भूप सिंह पूछताछ में कह रहा है कि इसके पीछे का मोटिव क्या था, तू क्यों आग लगा रहा था, क्यों तूने तेरे ही बच्चों को मारा। वो कहता है कि एक्चुअली में जो दादी थी कस्तूरी देवी, जिसकी सबसे पहले मौत हुई थी, उसको भूप सिंह नहीं मारना चाहता था, लेकिन इन 2 बच्चों को मारने के लिए दादी को मरना जरूरी था। उसका कारण ये था कि ये 2 बच्चे दादी के बहुत नजदीक थे। जहां भी दादी रहती ये 2 बच्चे अपनी दादी के आसपास रहते, उनसे बहुत ज्यादा लगाव था, इसलिए दादी को मरना पहले जरूरी था जिससे कि बच्चों की मौत का रास्ता आसान हो सके। इसलिए उसने दादी को मारा। उसके बाद में बच्चों को उसने जहर देकर के मारा, दूध के साथ इन्होंने उस नार्कोटिक ड्रग्स को दिया। और उसके बाद में इसका कारण पूछा कि मोटिव क्या था, आखिर क्यों मारा उसने। वो कहता है कि पिछले कुछ दिनों से मुझे ये पुख्ता हो गया था, शक तो मुझे शादी के बाद से भी था, लेकिन कोविड के बाद में मेरा जो शक था वो यकीन में बदल गया। हो सकता है भूप सिंह ने कुछ, एक ऐसी चीज होती है, इस शक ने न जाने कितने परिवारों को बर्बाद कर रखा है। ये शक ही है जिसने हंसते खेलते परिवार आज नरक की जिंदगी जी रहे हैं केवल शक की वजह से। और यही चीज इस परिवार में हुई। उसका शक ये था उसकी पत्नी पर कि उसकी पत्नी का जो चरित्र है वो चरित्र सही नहीं है, उसका किसी और के साथ अफेयर है, वो उसे धोखा दे रही है। और जो ये दोनों बच्चे हैं वो बच्चे उसके नहीं है। सबसे बड़ा शक उसे ये था, जब भी बच्चे उसकी नजरों के सामने आते तो उसके दिमाग में केवल यही चीजें चल रही होती थी, आखिर ये बच्चे किसके हैं, मेरे बच्चे तो है नहीं। इस प्रकार का ये जो शक था, इसे धीरे धीरे ये शक इसके यकीन में बदलने लग गया। और जब शक यकीन में बदलने लग जाता है तो इंसान न जाने अंदर से ऐसा क्यों हो जाता है कि वो अपने ही परिवार को तहस नहस करने पर उतारू हो जाता है। तो दोस्तों ये थी एक शक का नतीजा। भूप सिंह चाहता, क्योंकि वो खुद मेडिकल की लाइन में था, सारी चीजों का उसके पास अनुभव था, उसे मालूम था, वो अपने बच्चों का और अपना डीएनए करा सकता था जिससे कि उसका शक दूर हो सके। और हमारे पूर्वजों की एक कहावत है, शक का कोई इलाज नहीं है, शक की कोई दवा नहीं है। इस प्रकार से शक करके भूप सिंह ने अपने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। 3 मौत का इल्जाम भूप सिंह के सिर पर है। पीछे पत्नी है, उसके पीछे उसके दादा है, माँ है, यानी कि अब पीछे परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। भूप सिंह ने 3 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया है। 3 मौत का इल्जाम लेकर के वो जेल गया है। दोस्तों क्या कुछ नहीं कर सकता है, एक हंसते खेलते परिवार को इस तरह बर्बाद कर दिया कि ये परिवार कभी भी अब पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। क्योंकि जो 2 बच्चे गए हैं वो तो वापस नहीं आ सकते ना। उन 2 बच्चों का क्या दोस्त, तो मारा गया उन बच्चों को। और इस प्रकार की दरिंदगी भरी सोच आखिर कैसे उत्पन्न हुई। और जब गांव वालों को इन बातों का मालूम चला तो गांव वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि भूप सिंह का जो व्यवहार गांव वालों के साथ में था वह अपने आप में बहुत अच्छा था। भूप सिंह हर गांव वालों के साथ में बेहतर तरीके से बात करता, किसी के साथ में कोई दुश्मनी गांव वालों के साथ में नहीं थी। परिवार के साथ में जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, उनके चाचा ताऊ के, उनके साथ में इनकी थोड़ी जमीन को लेकर के दुश्मनी थी। तो शुरुआत में इन्होंने उन पर आरोप भी लगाए थे कि हो सकता है कि वो परिवार करवा रहा है, लेकिन बाकी गांव वाले बता रहे थे कि भूप सिंह का व्यवहार बाकी गांव के सदस्यों को लेकर के बहुत अच्छा था। लेकिन कहीं न कहीं परिवार में भूप सिंह ने एक बड़ा आघात पहुंचाया है जो कई सदियों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों ये थी चूरू की भैंसली गांव की घटना जो हम सबके सामने घट रही थी, उसकी हकीकत हमने हमारे शब्दों के जरिए आपके सामने रखी। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।